नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी लेखा शास्त्र की दूसरी पुस्तक का दूसरा अध्याय ऋण पत्रों का निर्गम और मोचन का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इसके पिछले भाग में हमने ऋण पत्रों का अर्थ देखा, उनमें और अंशों में अंतर देखा, वह ऋण पत्रों के निर्गम यानी जारी करने पर कंपनी द्वारा किस प्रकार की प्रविष्टियां की जाती हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, उनको अपने खातों में किस प्रकार दर्शाया जाता है, उसकी कुछ बहुत ही मूलभूत परिस्थितियां हमने देखी। आज इस भाग में हम कुछ अलग-अलग परिस्थितियों में कंपनी किस प्रकार ऋण पत्रों से जुड़ी हुई एंट्रीज करती है, वह उनको अपने खातों में किस प्रकार लेखांकित करती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहली परिस्थिति की बात करते हैं। बच्चों, अंशों की तरह ही ऋण पत्रों को भी कई बार रोकड़ के बजाय परिसंपत्तियों की खरीद के बदले में जारी किया जाता है। अर्थात कई बार जब कोई कंपनी किसी विक्रेता से कोई परिसंपत्ति जैसे कि जमीन, मशीनें, इस तरह की चीजें खरीदती है, तो बदले में रोकड़ देने की जगह, कैश देने की जगह उनको ऋण पत्र जारी कर देती है। ऐसे में हमारे सामने क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनको हम प्रविष्टियों में किस प्रकार दर्शाते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, जब हम परिसंपत्तियों की खरीद करेंगे तो सबसे पहले तो हमें खाते में यह दिखाना है कि हमने परिसंपत्तियां प्राप्त की। इसके लिए हम अपनी परिसंपत्तियों को डेबिट करेंगे और जिस विक्रेता से हमने उन्हें खरीदा है उस विक्रेता के नाम को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी पहली प्रविष्टि या एंट्री बन जाती है, जहां पर हम परिसंपत्तियों को डेबिट करते हैं और विक्रेताओं के नाम को क्रेडिट करते हैं। अब बच्चों, इसके पश्चात हमने परिसंपत्ति तो खरीद ली, अब हमें विक्रेता को ऋण पत्र जारी करने हैं। अब हमें यह देखना है कि कंपनी ऋण पत्र किस मूल्य पर जारी कर रही है। आपको याद होगा, पिछले भाग में भी हमने देखा था कि कंपनी ऋण पत्रों को या तो उनके अंकित मूल्य या फेस वैल्यू पर बराबर मात्रा में जारी कर सकती है, या वो उनको उनके फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर भी जारी कर सकती है, जिसे हम प्रीमियम पर जारी करना कहते हैं। या ऋण पत्रों को एक कंपनी डिस्काउंट अर्थात बट्टे पर भी जारी कर सकती है। तो वही परिस्थितियां परिसंपत्तियों के खरीदने के बाद भी हो सकती हैं। हमें यह देखना होगा कि कंपनी ने उस खरीद के बदले में जो ऋण पत्र जारी किए वो किस मूल्य पर जारी किए। क्या वो समान मूल्य पर है, क्या वो प्रीमियम पर है, या वो डिस्काउंट अर्थात बट्टे पर है। यदि वो समान मूल्य पर जारी किए गए हैं तो क्योंकि हमने पहली एंट्री में विक्रेता को क्रेडिट किया था, इसलिए हम अपनी दूसरी एंट्री में पहले तो विक्रेता को डेबिट करेंगे। इसके पश्चात हम बहुत सरल तरीके से केवल ऋण पत्र खाते के नाम से इस खाते को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। यह दर्शाएगा कि इस विक्रेता को जिससे हमने यहाँ पर संपत्तियां खरीदी थी, उसे हमने ऋण पत्र जारी कर दिए हैं। तो यह तब करना है जब ऋण पत्रों को उनके समान मूल्य पर ही जारी किया जाए। अब यदि ऋण पत्रों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो वहां पर हमें वही करना है जो हमने पिछले भाग में सीखा। प्रीमियम अर्थात उनकी मूल्य से अधिक कीमत कंपनी ले रही है, तो वो अतिरिक्त राशि कंपनी के लिए एक आय होती है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हम अपनी एंट्री में पिछले एंट्री की तरह ही विक्रेता के खाते को डेबिट, ऋण पत्र खाते को क्रेडिट, इसके अलावा प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता अर्थात सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व खाते को क्रेडिट करेंगे। यहां पर तीसरी परिस्थिति में यदि हम ऋण पत्रों को बट्टे यानी डिस्काउंट पर जारी करते हैं, तो फिर से वही जो आपने पहले सीखा कि डिस्काउंट या बट्टा कंपनी के लिए एक व्यय या हानि होती है जिसे डेबिट करना चाहिए। तो हम उसी एंट्री में विक्रेता को डेबिट और ऋण पत्रों को क्रेडिट तो कर ही रहे हैं, बस हम साथ में बट्टे को, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। तो बहुत सरल एंट्रीज इन परिस्थितियों में बनती हैं। इन्हें हम एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, जीएस राय नाम की एक कंपनी है जिसने 99,000 के मूल्य की परिसंपत्तियां खरीदी। यह सहमति बनी कि क्रय प्रतिफल का भुगतान 100 रुपए प्रत्येक ऋण पत्र वाले ऋण पत्रों के भुगतान या निर्गमन द्वारा किया जाएगा। ये ऋण पत्र 10% ब्याज वाले हैं। हालांकि फिलहाल हमें इस प्रतिशत या ब्याज का कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यह देखना है
कि संपत्तियों की कीमत 99,000 रुपए है और बदले में जो ऋण पत्र जारी किए गए हैं उनकी कीमत 100 रुपए की है। 100 रुपए का एक ऋण पत्र है। अब हमने तीनों अलग अलग परिस्थितियों को लिया, सममूल्य पर निर्गम, बट्टे पर निर्गम या प्रीमियम पर निर्गम। तो बच्चों इन अलग अलग परिस्थितियों में हम किस प्रकार की एंट्रीज करेंगे, आइए देखते हैं। हमने पहले ही देखा कि हमारी जो पहली एंट्री है बच्चों वो संपत्तियों को डेबिट करके वो विक्रेता के नाम को क्रेडिट करके प्राप्त होती है। यह दर्शाता है कि हमने संपत्तियों को खरीदा और एक विक्रेता से फिलहाल एक प्रकार से उधार लेकर खरीदा। अब उस विक्रेता को बदले में हम ऋण पत्र जारी कर रहे हैं। यदि वो ऋण पत्र सम मूल्य पर जारी हुए हैं तो इसका अर्थ है कि 100 रुपए का एक ऋण पत्र था और वह 100 रुपए में ही जारी हुआ। तो यदि 100 रुपए का ऋण पत्र 100 रुपए में जारी हुआ तो हम यह कह सकते हैं कि 99,000 के भुगतान के लिए 100 रुपए का एक ऋण पत्र देकर हमने कुल 990 ऋण पत्र जारी किए हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऋण पत्रों की संख्या क्या है। पहली स्थिति में क्योंकि ऋण पत्र 100 रुपए के अनुसार ही जारी हो रहे हैं तो उनकी संख्या आ जाएगी 990 रुपए। तो ऐसे में हालांकि हमारी प्रविष्टि पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ यह दिखाना है कि विक्रेता को हम भुगतान कर रहे हैं इसलिए वह डेबिट होगा और ऋण पत्र खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। राशि वही 99,000 की रहेगी क्योंकि सम मूल्य पर जारी हुआ है, तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात करना अन्य दो परिस्थितियों में हमें मदद करेगा। जैसे कि यदि हम देखें दूसरी परिस्थिति में हमने 10% के बट्टे पर ऋण पत्र जारी किए हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि 100 रुपए का जो एक ऋण पत्र था इसका 10% अर्थात 10 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो एक ऋण पत्र 90 रुपए का हमने विक्रेता को दिया। यदि हम विक्रेता को 90 रुपए का ऋण पत्र देकर 99,000 का भुगतान कर रहे हैं तो बच्चों इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि हमने उसे 1100 ऋण पत्र जारी किए हैं। तो अब जब हम इसकी द्वितीय एंट्री करेंगे तो हम विक्रेता को डेबिट तो करेंगे, 99,000 रुपए की कुल राशि जो उसे देनी है वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगी। नीचे ऋण पत्र खाते में जब आप क्रेडिट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने 1100 ऋण पत्र है जिनका जो मूल्य है वो 100 रुपए है, तो इस हिसाब से आपने कुल 1,10,000 रुपए के मूल्य वाले ऋण पत्र जारी किए हैं। ऐसे में ऋण पत्र खाते में तो उतना ही जाना चाहिए। फिर जो हमने डिस्काउंट दिखाया है उसे हमेशा की तरह हम डेबिट करेंगे। तो ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा, ये जो बट्टा है इसका अर्थ है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना हुआ बच्चों, 1100 ऋण पत्र आपने जारी किए। हर ऋण पत्र पर आप ये 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1100 गुणा 10 अर्थात 11,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। तो इससे हमारी एंट्री भी पूरी हो जाती है। आपने 99,000 रुपए का भुगतान करना चाहा, उसके लिए आपने जो ऋण पत्र जारी किए उनकी संख्या 1100 थी, तो उनका कुल मूल्य निकला 1,10,000, बट किंतु आपने उनको डिस्काउंट पर दिया, इस वजह से 11,000 रुपए का डिस्काउंट भी आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा और इस प्रकार आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। बच्चों यदि इसी परिस्थिति में हम ऋण पत्र को प्रीमियम पर जारी करते हैं, 10% प्रीमियम अर्थात 100 रुपए का जो ऋण पत्र है वो अब आप 10 रुपए का अतिरिक्त उस पर राशि ले रहे हैं और उसकी कुल जारी की गई राशि जो है वो 110 रुपए की है। 110 रुपए का एक ऋण पत्र आपने जारी किया, कुल भुगतान आपको करना है 99,000 रुपए का। 99,000 के लिए 110 रुपए का एक ऋण पत्र यदि आप देते हैं तो इस प्रकार आपके पास 900 ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात होगी। बच्चों ये ऋण पत्रों की संख्या निकालना जरूरी है ताकि आप पिछली स्थिति की तरह डिस्काउंट ज्ञात कर सकें और इस स्थिति में आपको यह प्रीमियम की राशि ज्ञात करने में सहायता करेगी। आपने 900 ऋण पत्र जारी किए हैं तो विक्रेता को तो 99,000 की राशि आप भुगतान करेंगे। आप उसको 900 रुपए ऋण पत्र जारी कर रहे हैं तो 900 ऋण पत्रों का जो मूल्य है वह 900 गुणा 100 रुपए, उनका जो अंकित मूल्य या उचित मूल्य हुआ वो आ गया 90,000 और प्रीमियम की राशि जो है हमेशा की तरह हम क्रेडिट करेंगे। तो प्रतिभूति प्रीमियम के नाम से 900 ऋण पत्रों पर 10 रुपए का प्रीमियम अर्थात 9,000 रुपए आपने दिखा दिए प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में। तो बच्चों प्रविष्टियां आप देखेंगे तो वही है,
डिस्काउंट को डेबिट करना, प्रीमियम को क्रेडिट करना। हमें केवल डिस्काउंट और प्रीमियम की राशि इस स्थिति में ज्ञात करनी होती है, जो कि हम भुगतान की राशि को ऋण पत्रों का जो जारी मूल्य है उससे विभाजित करके प्राप्त करते हैं। एक बार हमें पता लग जाए कि ऋण पत्रों की संख्या क्या है, तो उसके बाद हम उसके अनुसार डिस्काउंट या प्रीमियम निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद डिस्काउंट को डेबिट, यदि प्रीमियम की स्थिति है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार परिसंपत्तियों की खरीद के बाद जारी किए गए ऋण पत्रों का निर्गमन या जारी करना, इशू करना खातों में दिखाया जाता है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही विशेष परिस्थिति की बात करते हैं। इस परिस्थिति का नाम है ऋण पत्रों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करना। बच्चों, पहले तो एक भारी भरकम शब्द हमारे सामने आ गया है, समपार्श्विक प्रतिभूति। तो इसका हम अर्थ जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी बैंक या ऐसी किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, लोन लेता है, तो बदले में उसे कुछ संपत्ति गिरवी या सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कंपनियों के साथ भी ऐसा होता है। कंपनी जब किसी बैंक से अथवा किसी ऐसी दूसरी संस्था से लोन लेती है तो उसे भी कुछ संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। लेकिन कई बार बैंक कंपनियों से एक अतिरिक्त संपत्ति की मांग करते हैं। ऐसा करने के पीछे बैंकों का उद्देश्य यह होता है कि वो अपने द्वारा दिए गए ऋण को पूरी तरह सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यदि भविष्य में कारणवश कंपनी अपना ऋण नहीं चुका पाई तो बैंक उस प्राथमिक प्रतिभूति को, उस प्राथमिक सिक्योरिटी को बेचेगा। जैसा कि मान लीजिए यदि किसी कंपनी ने लोन लिया और बदले में कोई जमीन गिरवी रखवाई, यदि वो कंपनी अपना लोन नहीं चुका पा रही है तो बैंक अपने लोन या ऋण की वापसी के लिए, रिकवरी के लिए पहले तो वो जमीन बेचेगा। लेकिन यदि किसी वजह से उस जमीन को बेचकर भी बैंक अपने ऋण की राशि पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो उस परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए कई बार बैंक एक अतिरिक्त सिक्योरिटी या प्रतिभूति की मांग करते हैं, और इस अतिरिक्त अर्थात समपार्श्विक कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक कंपनियों से उनके द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचर या ऋण पत्र मांग लेती है। तो ऐसे में कंपनी ऋण पत्रों को एक अतिरिक्त सिक्योरिटी या प्रतिभूति के रूप में बैंकों के नाम पर जारी करती है। हालांकि यह केवल नाम मात्र को ही जारी हो रहे हैं, यह ऋण पत्र कोई वास्तव में जारी नहीं होते। कंपनी आम परिस्थिति की तरह बैंक को ऋण पत्र देकर उससे पैसा नहीं ले रही है। कंपनी ने बैंक के नाम पर कुछ निश्चित ऋण पत्रों को रख दिया ताकि यदि भविष्य में कंपनी अपना ऋण ना चुका पाए तो उस स्थिति में वो ऋण पत्र जीवित उठते हैं, वो बैंकों के नाम हो जाते हैं, और फिर बैंक उनका इस्तेमाल करके कंपनी के जो बाकी परिसंपत्तियां हैं उन पर भी अधिकार मांग सकता है और अपने ऋण की प्राप्ति के लिए उनको बेच सकता है। यदि कंपनी ने अपना जो मूल ऋण है उसे समय पर चुका दिया तो फिर इन डिबेंचर या ऋण पत्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और वो जारी ही नहीं होंगे। ये तब स्वतः जारी हो जाते हैं जब कंपनी अपना ऋण नहीं चुका पाती और बैंक उस विकल्प को स्वीकार करना चाहता है कि उन ऋण पत्रों के जरिए वो कंपनी के अन्य संपत्तियों को भी ले पाए। तो ऐसे में कंपनी जब इस तरह के ऋण पत्र जारी करेगी तो उसे अपने लेखांकन के अंदर अपने खातों में इसे किस प्रकार दर्शाना है? बच्चों, इस स्थिति में कंपनी के पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प जिसमें कंपनी खातों में इसकी एंट्री नहीं करती। आपको पता है खातों में एंट्री की शुरुआत जर्नल या रोजनामचा से होती है। पहले विकल्प के अंदर कंपनी कोई प्रविष्टि या कोई एंट्री पास नहीं करती, वो सिर्फ अपने तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट में नोट के जरिए यह दिखा देती है कि हमने जो ऋण लिया है वह ऋण एक अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में कुछ डिबेंचर ऋण पत्रों द्वारा सुरक्षित है। आइए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। एक्स नाम की कंपनी ने एक बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया है। इसके लिए उसने 100 रुपए प्रति ऋण पत्र वाले 10,000 ऋण पत्रों को जारी किया।
इसे हमें तुलन पत्र में दिखाना है। तो बच्चों जब हम इसे दिखाएंगे तो हमारा जो मुख्य तुलन पत्र है उसमें हम केवल ऋण की राशि को दिखाएंगे। हम ऋण पत्रों को नहीं दिखाते क्योंकि ये ऋण पत्र वास्तव में जारी ही नहीं होते। हम केवल देयताओं के अंदर गैर चालू देयता यानी नॉन करंट लायबिलिटीज में ये लिया गया ऋण जो है उसको दिखाएंगे। यहां कहीं भी ऋण पत्रों का जिक्र नहीं है, लेकिन नीचे एक टिप्पणी अर्थात नोट बनाकर कंपनी जब इस ऋण का विवरण देगी तो वो दिखाएगी कि उसने 10 लाख का ऋण लिया है और यह साथ में वो दिखा देगी कि यह ऋण एक रक्षित ऋण है जिसके लिए 10% की ब्याज वाले ऋण पत्र जारी किए गए हैं, वो भी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में। तो सिर्फ आपको ब्रैकेट में यहां पर सूचना के तौर पर यह दिखा देना है कि इन ऋणों के पीछे अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर दिए गए। यह थी पहली परिस्थिति। अब दूसरा विकल्प कंपनी के सामने यह है कि वो एक एंट्री पास करे और थोड़ा और अच्छे से दिखाए कि उसने कुछ ऋण पत्र जारी किए हैं। तो इसको भी एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं बच्चों कि ऐसे में प्रविष्टि या एंट्री क्या होगी। मान लीजिए पिछले ही उदाहरण के प्रकार 10 लाख रुपए का कर्ज है जिसको कंपनी ने 100 रुपए वाले 10,000 डिबेंचर यानी ऋण पत्रों द्वारा सुरक्षित किया। यदि हम इसकी एंट्री दिखाना चाहते हैं, प्रविष्टि दिखाना चाहते हैं, तो हमें एक ऋण पत्र उचंती खाते का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चों उचंती का अर्थ है सस्पेंस अकाउंट। आप जानते हैं हम कई बार अकाउंट्स में या लेखांकन में इस खाते का उपयोग करते हैं। यहां पर हम इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम ऋण पत्र खाता नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऋण पत्र वास्तव में जारी ही नहीं हुए, लेकिन क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि ऋण के पीछे ऋण पत्र भी दिए गए हैं, हम ऋण पत्रों का नाम दिखाना चाहते हैं, तो हम उसे एक सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाते के नाम से दिखाएंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ऋण पत्र उचंती खाता डेबिट और ऋण पत्र खाता क्रेडिट। तो आम परिस्थिति की तरह बच्चों देखिए यहाँ पे ऋण पत्र खाता क्रेडिट हो रहा है जैसे हमेशा होता है, लेकिन ना तो यहाँ पर हमें नकद मिला, ना हमने किसी से कोई संपत्ति खरीदी, इसलिए हम डेबिट में तो कुछ दिखा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने उचंती खाते का इस्तेमाल किया। बच्चों इसके पश्चात जब कंपनी अपना ऋण चुकाएगी, ऋण चुकती होने के बाद अब इसका कोई काम नहीं है, तो हम इस प्रविष्टि को उल्टा कर देंगे। ऋण पत्र खाता ऊपर आ जाएगा, उचंती खाता नीचे आ जाएगा, जिससे यह एंट्री खत्म हो जाएगी। इसने अपना काम पूरा किया, इसने सिर्फ दिखाया और वास्तव में जब इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो इसको हमने उल्टा करके खत्म कर दिया। इसे भी एक उदाहरण से देख लेते हैं। उसी उदाहरण में हम फिर से बैलेंस शीट में तो केवल ऋण को दिखाएंगे, लेकिन अब टिप्पणी यानी नोट में हम ऋण को दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ हम यह भी दिखाएंगे कि हमने ऋण पत्र जारी किए तो 10 लाख रुपए ऋण पत्रों का मूल्य हो गया, लेकिन क्योंकि हम ऋण पत्र को बाहर नहीं दिखाना चाहते, हम ये नहीं दिखाना चाहते कि ऋण पत्र वास्तव में जारी हुए हैं, जो कि नहीं हुए हैं, तो ऐसे में हम ऋण पत्र यहां दिखाकर उसमें से उचंती खाते के नाम से उसको माइनस भी कर देंगे, घटा भी देंगे, तो यह राशि आपस में निरस्त हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और हमें बाहर कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। हमने सिर्फ यहां दर्शा दिया कि ऋण पत्र एक सुरक्षा के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में दिए गए हैं, उनको वास्तव में जारी नहीं किया गया है। तो पहली परिस्थिति में आपको सिर्फ नोट के अंदर ऋण के नीचे ब्रैकेट में दिखाना है कि ऋण पत्रों द्वारा इसे सुरक्षित किया गया है। दूसरी परिस्थिति में आप पहले एंट्री पास करेंगे, फिर आप यहां पर इस प्रकार ऋण पत्र की राशि और उसमें से सस्पेंस अकाउंट की राशि को माइनस करके बाहर शून्य दिखाएंगे, बाहर केवल ऋण की राशि आएगी। तो बच्चों एक बहुत ही विशेष परिस्थिति थी जिसकी हमने बात की, जिसमें हमने देखा कि यदि संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर जारी किए जाए तो उन्हें किस तरह से खातों में दिखाया जाएगा। अब बच्चों आगे चलते हैं और हम बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियां करते वक्त यह भी ध्यान रखती है कि उसे कुछ वर्षों बाद उन ऋण पत्रों को किस प्रकार वापस करना है, यानी ऋण की वापसी करनी है, जिसे मोचन या शोधन कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि सामान्यतः यही होता है कि जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो वह जनता को यह भी बताती है कि यह ऋण पत्र कितने वर्ष बाद वापस लिए जाएंगे, और जब यह वापस लिए जाएंगे तो बदले में जब कंपनी राशि वापस भुगतान करेगी तो क्या वह उतनी ही राशि भुगतान करेगी या वो क्या
प्रीमियम जैसे एक अतिरिक्त राशि के साथ लोगों का धन्यवाद करते हुए उन्हें वह राशि वापस करेगी। तो शोधन यानी ऋण वापसी जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। जो राशि ली थी उतनी ही राशि वापस करें या उससे कुछ अधिक राशि यानी प्रीमियम पर वापस करें। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी जब ऋण पत्रों को जारी करने की प्रविष्टि करती है तो वह जारी करते वक्त ही यह बात दिखाती है कि भविष्य में जब हम ऋण पत्र वापस करेंगे तो कहीं हम उसे प्रीमियम पर तो नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने पहले से ही इसकी घोषणा कर दी है कि हम भविष्य में प्रीमियम पर वह राशि जारी करेंगे तो ऐसे में वो हमारे लिए एक दायित्व बन जाता है, फिर उसे हम एक दायित्व की तरह खातों में दिखाएंगे। तो अलग अलग स्थितियों में हमारे पास कई स्थितियों के इस तरह से समायोजन बन सकते हैं, कई संयोजन बन सकते हैं कि कंपनी ने ऋण पत्रों को जारी तो समान मूल्य पे किया लेकिन वो उसको मोचन या शोधन प्रीमियम पे कर रही है। हो सकता है कंपनी ने जारी डिस्काउंट पे किया लेकिन उसे वो फिर से शोधन जो है प्रीमियम पे कर रही है। हो सकता है प्रीमियम पे ना करके शोधन भी समान मूल्य पे हो रहा हो। तो ऐसे बच्चों कई स्थितियां हमारे सामने बनती हैं। हम जल्दी से एक एक करके उन स्थितियों में होने वाली एंट्रीज या प्रविष्टियों को देखते हैं जो कि मूलतः पहले जैसी प्रविष्टियां ही हैं, केवल उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आपको बारीकियों को ध्यान में रखते हुए करने पड़ेंगे। तो बच्चों यदि हम पहली स्थिति की बात करें तो आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 1,00,000 रुपए के आपके ऋण पत्र थे जिन्हें सम मूल्य पर निर्गमित किया गया, वह इन्हें सम मूल्य पर ही मोचन भी किया जाएगा। तो ये सबसे सरल स्थिति है। आपने जारी भी सम मूल्य पे किया, निर्गमित भी या मोचन भी सम मूल्य पर करेंगे। तो 1,00,000 रुपए के ऋण पत्र बैंक खाते में आ गए, आवेदन और आवंटन खाते के नाम से यहां पर आ गए, क्योंकि हमने मान लिया कि पूरी राशि हम एक साथ ही मांग रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले सीख लिया है, फिर हम पूरा नाम लिखते हैं आवेदन व आवंटन खाता, फिर हम आवेदन व आवंटन खाते को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। यह सबसे सरल और पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, 1,00,000 रुपए के ऋण पत्र 5% के प्रीमियम पर निर्गमित हुए, लेकिन वो मोचन तो सम मूल्य पर ही हो रहे हैं, यानी आपने प्रीमियम पर उन्हें जारी किया और वापस आप जो उनका अंकित मूल्य है वो करेंगे। ऐसे में क्योंकि जारी आपने प्रीमियम पे किया है तो जब उस आवेदन की राशि आपको मिलेगी तो वो प्रीमियम के साथ मिलेगी। तो आपका जो ऋण पत्र हो गया वो एक प्रकार से 105 रुपए का हो गया। तो ऐसे में आपको आवेदन पर राशि मिलेगी 1,05,000 रुपए, जो कि बैंक खाते में आ गई। अब जब दूसरी एंट्री या प्रविष्टि आप करेंगे तो 1,05,000 रुपए आपने आवंटन के नाम से यहां डेबिट किया, लेकिन बच्चों हम अपने ऋण पत्र खाते में तो 1,00,000 ही दिखा सकते हैं। यह बात हमें ध्यान रखनी है कि ऋण पत्र खाते में उसका जो वास्तविक मूल्य है वही दिखाया जा सकता है। तो 1,00,000 रुपए का वास्तविक मूल्य यहां आ गया और जो प्रीमियम आपने प्राप्त किया है, मैं कई बार कह चुका हूं, वो हमारे लिए आय है। आय है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे यहां पर। यह हो गई हमारी दूसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति में 1,00,000 रुपए के ऋण पत्र 5% के बट्टे पर निर्गमित हुए। बट्टा यानी डिस्काउंट, लेकिन उनका मोचन सम मूल्य पर ही होगा, यानी वापसी करते वक्त हमें कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी है। ऐसे में हम जब पहली एंट्री करेंगे आवेदन के नाम से, हमें डिस्काउंट को घटाकर राशि मिलेगी। 1,00,000 का 5% आप घटा दें, बचेगा 95,000 रुपए। तो यह राशि आपको प्राप्त हो गई आपके बैंक खाते में। अब आपने उसको यहां बैंक खाते में दिखाया और अब आप ये सीख चुके हैं कि डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए व्यय या हानि मानी जाती है, तो उसे आप डेबिट करेंगे ऋण पत्र निर्गम पर बट्टा यानी डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। कुल 1,00,000 रुपए ऋण पत्र खाते में जाएंगे। बच्चों 2-3 बातें ना बहुत सरल आपने सीखी है अभी तक। पहला, ऋण पत्र खाते में कुल जो मूल राशि है वो जाएगी। दूसरा, बट्टा जो कंपनी देती है वो हमेशा उसके लिए व्यय होता है तो वो डेबिट होगा। प्रीमियम यदि कंपनी जनता से लेती है तो कंपनी के लिए आय है, वो क्रेडिट होगा। इन मूल राशियों का आप ध्यान रखें तो आप सभी एंट्री कर सकते हैं। अगली स्थिति पर चले बच्चों, तो 1,00,000 रुपए का ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित हुआ, यानी जारी करते वक्त कोई अतिरिक्त राशि नहीं मिलेगी, लेकिन मोचन करते वक्त आप 5% प्रीमियम देंगे। ऐसे में पहली एंट्री में तो आपको पूरे 1,00,000 मिलेंगे, ना कोई डिस्काउंट ना कोई प्रीमियम, क्योंकि सम मूल्य पर निर्गमित हुए। लेकिन दूसरी एंट्री में इस खाते में 1,00,000 आ गए ऊपर की तरह, लेकिन अब आप मोचन करते वक्त
5% प्रीमियम दे रहे हैं। बच्चों, ये प्रीमियम कंपनी देगी कुछ वर्षों बाद जब वो इन्हें वापस करेगी, तो यह कंपनी के लिए एक व्यय होगा उस वक्त। और आज क्योंकि हमें पता है कि कुछ वर्षों बाद हमें ये देना है, तो आज हमारे लिए यह दायित्व भी है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि मोचन के प्रीमियम को एक तरफ तो व्यय मानते हुए हम यहां पर हानि खाता खोलकर उसको डेबिट करेंगे। ऋण पत्र के निर्गम पर हानि हमें आज ही पता है, निर्गम करते वक्त हमें पता है कि कुछ वर्षों बाद हमें उसे प्रीमियम पर देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए हानि बन जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी नहीं दे रहे हैं, भविष्य में भुगतान करना है, तो अभी वह हमारे लिए एक दायित्व है। दायित्व के नाते उसे हम क्रेडिट करेंगे। बच्चों, अगली स्थिति में आपने 5% के बट्टे पर निर्गमित किया और 5% के प्रीमियम पर आप उसे मोचन करेंगे। यहां पर दोहरा नुकसान, निर्गमित डिस्काउंट पे अभी आप लोगों से कम पैसा ले रहे हैं और वापस करेंगे उसकी मूल राशि से भी ज्यादा पैसा। तो सीधा दूसरी एंट्री पर आते हैं। यहां ऊपर से हमारे पास 95,000 रुपए आ गए, ऋण पत्र खाते में 1,00,000 रुपए आ गए, प्रीमियम 5,000 रुपए का, लेकिन यह प्रीमियम प्लस डिस्काउंट दोनों मिलाकर 10,000 रुपए का कुल नुकसान यहां पर आ गया हानि खाते में। आखिरी स्थिति, प्रीमियम पर जारी, प्रीमियम पर मोचन। तो जो जारी किया हुआ प्रीमियम है वो हमारे लिए लाभ है, तो क्रेडिट हो गया। मोचन का प्रीमियम एक तरफ व्यय, एक तरफ दायित्व, इसलिए यह क्रेडिट हो गया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं ये सभी स्थितियां आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इन सभी जानकारियों का प्रयोग कर हम अगली कक्षा में और बड़े प्रश्नों पर इसका ध्यान देंगे। मैं आशा करता हूं अभी तक सीखी गई सारी बातें ऋण पत्र के बारे में आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज के भाग में इतना ही। धन्यवाद।